नमस्कार सभी साथियों का। हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक यानी भूगोल की 10वीं की बुक संसाधन और विकास पाठ में। हमने पिछले पाठ में जो एजेंडा 21 और जो रियो डी जनेरियो सम्मेलन जो हुआ है वहाँ तक जो पाठ है वो पूरा कर लिया था। अब हम आगे जो है 2-3 बिंदु, एक संसाधन नियोजन का बिंदु, संसाधन प्लानिंग का बिंदु, रिसोर्स प्लानिंग का, दूसरा हम बिंदु जो है भू संसाधन यानी भूमि संसाधन और मिट्टियों पर जो है वो आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगले बिंदु पर बात करते हैं। उसका पहला जो पार्ट है वो है संसाधन नियोजन यानी संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जाए, इनकी प्लानिंग किस प्रकार से की जाए। तो संसाधन नियोजन पर बात पूरी करेंगे। अब संसाधन नियोजन से मतलब है कि जिन प्रदेशों में जो खनिज निकल रहे हैं वो अन्य प्रदेश को उपलब्ध करवाए जाएं और जिस प्रदेश की दूसरी विशेषताएं हैं वो उन प्रदेशों को लौटाई जाए। तो नियोजन से मतलब एक बड़ी क्षेत्र में, बड़े एरिया में प्लानिंग से है कि किस प्रकार संसाधनों का उपयोग किया जाए। तो संसाधन नियोजन जो है वो संसाधनों के उपयोग से संबंधित है यानी उनके यूज से संबंधित है कि उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। जैसे हम बात करें कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ये कोयले के लिए या यहां से भारत का ज्यादातर मिनरल निकलता है तो ये अन्य प्रदेशों को दिए जाए। जैसे राजस्थान से अधात्विक खनिज जो है, नॉन मेटेलिक जो मिनरल है वो अधिक निकलते हैं, वो उन प्रदेशों को सप्लाई किए जाए। तो आदान प्रदान यानी एक सभी प्रदेशों को संसाधनों की उपलब्धता करवानी है हमें, यानी सभी प्रदेशों में संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए यानी प्रत्येक क्षेत्र संसाधन का उपयोग कर सके, प्रत्येक क्षेत्र संसाधन का उपयोग कर सके। अभी हमने बात की कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा इन राज्यों में अन्य प्रकार के मिनरल अधिक निकलते हैं तो ये अन्य प्रदेशों को पहुंचाए जाए। राजस्थान में नॉन मेटेलिक मिनरल यानी अधात्विक खनिज अधिक निकलते हैं तो वो दूसरे प्रदेशों को दिए जाए। तो सभी प्रदेशों में संसाधनों की उपलब्धता और उनके उपयोग से संबंधित है संसाधन नियोजन। ठीक है, क्योंकि सभी प्रदेशों को राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक सभी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है और हम एक दूसरे के सहयोग से इससे बड़े अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भारत में किस प्रकार से संसाधन का नियोजन किया गया है। भारत में संसाधन नियोजन कैसे हो, इसके 3-4 बिंदु हैं। इन 3-4 बिंदुओं पर बात करते हैं। भारत में संसाधन नियोजन कैसे है। अब सबसे पहले है 1 नंबर बिंदु कि सबसे पहले देश में संसाधनों की पहचान करें। देश में संसाधनों की पहचान करें हम और साथ में उनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण करें यानी हम खुद सर्वेक्षण करके पता लगाए कि देश में किस प्रकार से संसाधन निकल रहे हैं। तो पहली बात यही कि देश में संसाधनों की पहचान करना यानी हमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना। इसके साथ हम एक काम और करेंगे, हमें संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक स्थिति का भी पता लगवाना है कि जो संसाधन निकल रहा है वो उस गुणवत्ता में कैसा है, उसकी मात्रा कितनी है। जैसे लोहा जो है वो 4 प्रकार का होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है, तो उच्च कोटि के कोयले या उच्च कोटि के लोहे या किस कोटि का है, वो किस गुणवत्ता का है, उसकी गुणवत्ता का भी हमें इसी के साथ पता लगाना है और मात्रात्मक किस क्वांटिटी में वो उस एरिया में है
तो पहले संसाधन नियोजन के लिए हम क्या करेंगे, देश में संसाधनों की पहचान करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे और उसकी गुणवत्ता व मात्रात्मक स्थिति का भी ज्ञान लेंगे। दूसरा, फिर जो संसाधन हमें पता लगाया है उस संसाधन के विकास के लिए किस तकनीक की जरूरत है, यानी प्रौद्योगिकी कैसी चाहिए, इसका पता करेंगे कि किस तकनीक और प्रौद्योगिकी, यानी पूरी योजना या उसका ढांचा तैयार करेंगे हम, चाहे संस्था के रूप में हो चाहे किसी और रूप में। तो संसाधन के विकास के लिए तकनीक, प्रौद्योगिकी, संस्थागत ढांचा, कौशल, ये सब बिंदुओं का पता लगाएंगे हम बिंदु नंबर 2 में। तीसरे में हम क्या करेंगे, जो भी हमने योजना बनाई है इस योजना से राष्ट्र का विकास किस प्रकार हो सकता है, यानी देश के विकास में वो किस प्रकार सहायक है, ये संसाधन तीसरा बिंदु ये है। तो 3 प्रकार के संसाधन जो है वो हम ध्यान रखेंगे नियोजन के लिए। भारत में संसाधन नियोजन के लिए 3 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। पहला, पहचान करेंगे, मात्रा गुणवत्ता का पता लगाएंगे, फिर उसके लिए क्या तकनीक, कौशल, कैसी संस्था, कैसा ढांचा चाहिए उस पर पता लगाएंगे, और वो संसाधन की योजना राष्ट्र के विकास में किस प्रकार से सहायक है। क्वेश्चन आ सकता है भारत में संसाधन नियोजन को समझाइए, तो 3 बिंदु हमें लिखने होंगे। चलिए अगला बिंदु इसी के साथ कनेक्ट है, वैसे उस पर बात करते हैं। चलिए अगला बिंदु है संसाधन नियोजन के अंदर संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण यानी उनका कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जाए। हमने पहले भी बात की थी कि सतत पोषणीय विकास एक अवधारणा है जिसके अंदर संसाधनों के संरक्षण की बात की गई है, ताकि हम उतने ही संसाधनों का उपयोग करें जितने वो हमारे लिए उपयोगी हैं। हम अति संसाधनों को न निकालें, ज्यादा न निकालें ताकि वो वेस्टेज हो जाए। तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ छोड़कर जाना है। तो संसाधनों का संरक्षण, तो क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमने बात की कि सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। अत्यधिक संसाधन निकाले जा रहे हैं तो इससे बहुत सी समस्याएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं, और इन समस्याओं से निपटने के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। तो संसाधनों का संरक्षण एक बिंदु है। इसमें हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज से हमें बचना होगा, ताकि संसाधनों का यानी संरक्षण में संसाधनों का सही उपयोग। दूसरी बात, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। तीसरी बात, प्रभावी संसाधन, जो संसाधन बहुत कम मात्रा में है उन पर विशेष ध्यान देना। ये सब चीजें संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद में हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण की पहली जो वकालत है वो सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की है। क्लब ऑफ रोम ने 1968 में सबसे पहले
संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान दिया है। इसके बाद 1974 में शूमेकर की पुस्तक, इसकी पुस्तक ध्यान रखेंगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल में भी संसाधनों के संरक्षण की बात की गई। 1987 में ब्रटलैंड आयोग, अच्छा ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तत्कालीन तब की, गारो हरलेम ब्रटलैंड। गारो हरलेम ब्रटलैंड, इन्होंने सबसे पहले जो है वो इस पर बात शुरू की थी कि 1987 में ब्रटलैंड आयोग बनाया गया और इसने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को उजागर किया था भाई। तो सबसे पहले संसाधन संरक्षण में 1968 में क्लब ऑफ रोम, फिर उसके बाद 1974 में शूमेकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और 87 में ब्रटलैंड आयोग ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। इसके बाद में इसी आयोग ने एक पुस्तक जारी की, हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर, और इसके बाद में ये सारी बात 1992 के कौन से सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पहुंची हुई, जो सतत पोषणीय विकास का पहला सम्मेलन था। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ये पहला सम्मेलन हुआ। तो ये कुछ संसाधन संरक्षण को लेकर ये पूरी कहानी कुछ इस प्रकार चली है। पहला क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, फिर शूमेकर की पुस्तक, फिर 87 में ब्रटलैंड, नॉर्वे के प्रधानमंत्री गारो हरलेम ब्रटलैंड ने ब्रटलैंड आयोग बनाकर सतत पोषणीय विकास और उस पर एक पुस्तक हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर जारी की। और फिर ये बात 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में पहुंची। यहां तक हमारा जो पूरा संसाधन का नियोजन और ये संरक्षण है, ये बिंदु पूरा होता है। आगे हम बात करते हैं इसी चैप्टर में भूमि संसाधन क्या है, क्या मेन बिंदु है। तो संसाधनों में एक और बिंदु है, भू संसाधन या भूमि संसाधन क्या है। तो किसी भी देश में जिन भी चीजों का हम प्रयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन जो है वो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो इनका उपयोग यानी भूमि को किस प्रकार से बांटा गया है। तो हमारे चैप्टर में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का लगभग 43% भाग जो है वो मैदान है। 43% भाग पर क्या है, भारत में मैदान है। और इनका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं उस पर आज बात करेंगे। इसी प्रकार से देश में 28% भाग पठारी है। देश में 28% भाग जो है वो पठार है भारत में। इसी प्रकार भारत के लगभग 10% भाग पर क्या फैले हुए हैं, पर्वत फैले हुए हैं, 10 से 11% भाग पर। तो इन सब पर अब हम चर्चा करेंगे। तो भूमि संसाधन, तो देश के भूमि संसाधन को कुल 9 पार्टों में बांटा गया होता है। हम मेन 5 पर चलेंगे, फिर 5 के आगे 4 क्लासिकल चलेंगे। यानी भूमि को किस प्रकार से बांटा गया है। जैसे मैं कहूं भारत में कृषि भूमि अलग है, फिर गैर कृषि भूमि अलग है, चारागाह भूमि अलग है, पशुचारण भूमि अलग है, बंजर भूमि अलग है। जो भूमि भवनों, उपवनों, चारागाहों इनके लिए दी गई वो अलग है। तो भारत में लैंड को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है वो टॉपिक है भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन पर डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहला भूमि संसाधन है भारत में, इस पर पूरा क्लासिफाइड करेंगे इसे हम। चलिए
सबसे पहले आते हैं वन, यानी फॉरेस्ट। दूसरा है कृषि भूमि, यानी जो एरिया एग्रीकल्चर लैंड के तहत है और इसमें किसी भी प्रकार की हो सकती है। तीसरा, इसी भूमि को जो है आगे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, यानी जिस भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से कृषि हो रही है, दूसरी भूमि वो है। पहला, जिस भूमि पर वन उपलब्ध है। तीसरा है कृषि के लिए अन्न उपलब्ध भूमि, यानी जिस भूमि पर कृषि नहीं हो रही। और इसके आगे दो पार्ट हैं। पहला है बंजर भूमि, तो बंजर भूमि पर तो खेती होगी नहीं। साथ में, इसी के साथ में है उद्योगों, सड़कों, भवनों के अंतर्गत जो भूमि उपयोग में लाई जाती है, ये सब। तो पहला, जिस क्षेत्र पर वन है। दूसरा, कृषि भूमि, यानी जो शुद्ध बोया गया है, जो प्रतिवर्ष बोया जा रहा है। फिर है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिसमें बंजर भूमि और उद्योगों, सड़कों और भवनों के तहत जो भूमि आएगी वो भूमि है। आगे बात करती है। आगे चलिए, तो हम बात करते हैं भूमि संसाधन पर। तो सबसे पहला भूमि संसाधन है वन, यानी जो भूमि वन के अंतर्गत है। दूसरा है कृषि भूमि, यानी जिस भूमि पर कृषि हो रही है। तीसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी जो भूमि बंजर पड़ी है या जिस भूमि का उद्योगों, सड़कों और भवनों आदि में क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। चौथा भूमि है प्रतिभूमि। अब प्रतिभूमि जो है वो लगभग 3 प्रकार की होती है, यानी वर्तमान प्रति, पुरातन प्रति, वर्तमान प्रति, पुरातन प्रति, या इसको बोलते हैं अत्यधिक पुरातन। वे भूमि जिस पर 1 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो, वो भूमि जिस पर 1 से 5 वर्ष के बीच में खेती ना की गई हो, और वो भूमि जिस पर 5 वर्ष से अधिक से खेती ना की गई हो। तो पुरातन प्रति, वर्तमान प्रति और अत्यधिक पुरातन प्रति भूमि जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। इसको कृषि योग्य बंजर भूमि भी कहते हैं। अब कृषि योग्य बंजर भूमि से मतलब है इसे किसी प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर पुनः कृषि में परिवर्तित, कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्रतिभूमि में वर्तमान प्रति जहां 1 वर्ष से अधिक खेती न की गई हो, पुरातन प्रति जहां 1 से 5 वर्ष तक, या अत्यधिक पुरातन यानी यहां 5 वर्ष से अधिक से खेती न की गई हो, परंतु इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है विभिन्न तकनीक का प्रयोग करके। इसे कृषि योग्य बंजर भूमि भी कहा जाता है। अंतिम भूमि है जिस भूमि पर स्थायी चारागाह बने हैं, जो भूमि उपवन के तहत है, जिस पर बाग बने हुए हैं, ये सब 5वें प्रकार की भूमि होती है। तो कुल जो भूमि है, पहला वन के अधीन, फिर कृषि योग्य भूमि, फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, फिर प्रतिभूमि, पुरातन, नवीन, अत्यधिक पुरातन, और फिर है स्थायी चारागाह, उपवन और बाग के तहत भूमि।
ये एक बिंदु या टॉपिक है भू संसाधन का और संसाधन नियोजन का। धन्यवाद आप सभी का।